नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद बाखर। नाज़रीन, आज हम शाम में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों और इराक़ के हालात का जायज़ा लेंगे। शाम जो तकरीबन 5 बरस तक मुसलसल खाना जंगी और बाहर से मुसल्लत की जाने वाली जंग से तबाह हुआ है, अब यहाँ अमन के क़याम के लिए दुनिया की बड़ी ताकतें अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में मुज़ाकरात करवा रही हैं। ये मुज़ाकरात किस कदर कामयाब रहेंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम इराक़ के हालात का भी जायज़ा लेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सियासी मुबस्सिर सैयद सजादुल हसनैन साहब। मैं सजाद साहब का स्टूडियो में इस्तक़बाल करता हूँ। शुक्रिया नाज़रीन, सजाद साहब के अलावा फ़ोन लाइन के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल होंगे हैदराबाद से सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़रासिद साहब। इससे क़ब्ल के प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ, चंद एक तफसीलात पर नज़र डालते हैं। शाम में जारी बहरान के हल के लिए जारी मुज़ाकरात में शामिल अपोजिशन की सुप्रीम मुज़ाकराती कौंसिल के चेयरमैन और जिनीवा वफ़द के सीनियर रुकन याहिया अल क़ज़मानी ने कहा है कि उन्होंने मुज़ाकरात के एजेंडे में दहशतगर्दी के मौजू को शामिल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम मुज़ाकराती कौंसिल के चेयरमैन क़ज़मानी ने कहा कि रूसी हुक्काम के साथ इनकी मुलाकात हौसला अफजा रही। उन्होंने रूसी हुक्काम से मुलाकात के दौरान वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी जिनेवा में जारी अमन मुज़ाकरात में दहशतगर्दी की इस्तिलाह को एजेंडे में शामिल नहीं होने देंगे। और शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर डी मस्तूरा ने शामी अपोजिशन जमातों के साथ मुसलसल 2 दिनों तक बातचीत और मुज़ाकरात के बाद कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत थे और बातचीत से उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है। डी मस्तूरा का कहना था कि यकीनन अगर बातचीत इसी सिमत जाती रही तो फिर यकीनन मुज़ाकरात समर आवर साबित हो सकते हैं। We had a very in-depth discussion. I think we had the opportunity to go deeply in all the items of the agenda, and that I think has been quite useful. So tomorrow is an important day because we'll meet the government and I will see whether they are also capable or willing to go deeply into the agenda. Meanwhile, the opposition obviously is seriously interested in going deeply. And I think for that is quite an important point for us. When you say the agenda, it's not just procedural, it is substantive. और जिनेवा में शामी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह नसर अल हुरैरी की मौजूदगी में याहिया अल क़ज़मानी ने कहा कि उन्होंने रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा गेनादी ग़ातिलोव से जिनेवा में बातचीत के दौरान वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात के एजेंडे में मज़ीद मौज़ूआत शामिल करते हुए दहशतगर्दी के मौजू को शामिल नहीं किया जाएगा। अपोजिशन ने ताहम यह भी कहा है कि रूस जब तक मुस्बत रवैया इख्तियार नहीं करता उस वक्त तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। But we can't promise. We put in front of them our all cases, which is serious, from Astana to Geneva. They're supporting for this difference issue, and I think we need to have another meeting to build up. But till now, it's not. It's positive signal, but we can't promise. We can't promise. قدمنا كل عضو قدم مطلب، وباعتقادي أن المطالب تعرفونها جميعا. نريدهم أن يكونوا حياديين وليس أعداء لسوريا. نريدهم أن يضغطوا ويكونوا ضامنين لعملية الانتقال السياسي. نريدهم أن يسعوا معنا لوقف الإرهاب بسوريا. نريدهم أن يخرجوا من سوريا جميع الفصائل المذهبية التي ستدمر مجتمعنا لو استمرت في أراضينا. طالبناهم بكل صراحة في جميع المواضيع التي تخص قضايا الشعب السوري، ونأمل أن يكون هناك بعض التجاوب، ولكن لا أستطيع أن أقول لشعبنا أن هناك نتائج. هناك أمل أن يتغير الموقف الروسي، ولكن علينا أن ننتظر. और शाम की सरकारी फ़ौजें क़दीम पलमायरा
शहर को दाइश के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए शहर में दाखिल हो गई हैं। सरकारी मीडिया और समाजी कारकुनान का कहना है कि सरकारी फौजें शहर के मगरिब में चंद किलोमीटर के फासले तक आ पहुंची हैं। माह दिसंबर में जंगजुओं ने यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल इस आसार क़दीमा की साइट पर दोबारा कब्जा कर लिया था और इस कदीम शहर के कुछ हिस्सों को धमाकों से तबाह कर दिया था। रूसी फ़िज़ाइया की मदद से साल भर पहले भी पलमायरा से दाइश के दहशतगर्दों को भगाया गया था। बरतानिया में मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है कि दाइश ने यह इलाका छोड़ दिया है, लेकिन खुदकुश हमला आवर अब भी यहाँ हो सकते हैं। यूनेस्को के मुताबिक अहद रोमा के इस कदीम शहर पलमायरा कदीम सकाफत के लिहाज से काफ़ी अहमियत रखता है। और अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि हलब की आज़ादी के लिए शामी हुकूमत की तरफ से की गई जंगी कार्रवाई जंगी जुर्म के मुतरादिफ है। शाम के शुमाली शहर हलब में रूस और शामी फोर्सेस की जंगी कार्रवाइयों के बाद अमन तो कायम हुआ है, लेकिन शहर पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो गया है। हलब में जंगी जराइम की तहक़ीक़ात के लिए कायम करदा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुज़िश्ता दिसंबर में मशरक़ी हलब से लाखों आम शहरियों और जंगजुओं को निकाल बाहर करना जंगी जुर्म था। रिपोर्ट में बागियों पर भी जंगी जराइम के मुर्तकब होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंग के दौरान हलब को मलबे का ढेर बना दिया गया। हलब के नवाही इलाकों में इमदादी काफिले को जानबूझकर निशाना बनाया गया था ताकि मुतासरा अफराद की इमदाद को नुकसान पहुंचाया जा सके। और रूस और चीन ने शाम पर मुजवज़ा पाबंदियों से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदाद वेटो कर दी है। AFP के मुताबिक कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात के तहत शाम पर मुजवज़ा पाबंदियों की बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका की पेश करदा क़रारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में राय शुमारी की गई। क़रारदाद के हक़ में 9 वोट डाले गए थे, जबकि चीन, रूस और बोलिविया ने इसकी मुखालिफत की। कज़ाकिस्तान, एथोपिया और मिस्र ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में क़रारदाद की मंजूरी के लिए इसके हक़ में 9 वोट और कोई वेटो नहीं चाहिए था। यह 7वां मौका है जब शाम के सबसे करीबी फ़ौजी इत्तेहादी रूस ने शामी हुकूमत के हक़ में अपने वेटो पावर का इस्तेमाल किया है। चीन भी, जो सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान में से एक रुकन है, शाम मुखालिफ क़रारदादों पर 6 बार रूस का साथ दे चुका है। क़ब्ल-ए-ज़ीं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया था कि जेनेवा में अमन मुज़ाकरात के दौरान शाम पर पाबंदियाँ आयद करना इंतहाई गैर मुनासिब कदम होगा और इससे शाम में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की मंदूब निकी हेली ने राय शुमारी के बाद कौंसिल को बताया कि शाम से मुताल्लिक़ ये क़रारदाद बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन यह मायूस कुन है जब अरकान अपने ही लोगों को मारने वाली दीगर रुकन रियासतों के लिए बहाने तलाश कर रहे हैं। सलामती कौंसिल में यह क़रारदाद मंजूर होने की सूरत में फ़ौजी कमांडरों समेत 11 शामी अफराद और 10 कंपनियां अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाती, जिन पर 2014 और 15 में कीमियाई हमलों में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अक़वाम मुत्तहिदा की क़यादत में मुकम्मल होने वाली तहक़ीक़ाती रिपोर्ट में कहा गया था कि शामी फ़िज़ाइया ने 2014 और 15 में अपोजिशन के 3 देहातों में हेलीकॉप्टर से क्लोरीन बैरल बम गिराए थे। ताहम शाम की हुकूमत जंग के दौरान कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने की मुसलसल तरदीद करती है और इसको गलत करार देती है। अक़वाम मुत्तहिदा और कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम OPCW के अरकान पर मुश्तमिल इस तहक़ीक़ाती पैनल का ये भी कहना था कि 2015 में हमले के दौरान दाइश ने भी कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया था और मोहल्लक गैस का इस्तेमाल उसकी जानिब से किया गया था। और उधर उर्दन के शहर रकबान में शाम के पनाहगुज़ीनों के लिए कायम कैंप में वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप कायम किए जा रहे हैं। उर्दन और शाम की सरहदी पट्टी पर कोई 70,000 शामी पनाहगुज़ीन पनाह लिए हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने सेहत के मसाइल को देखते हुए इस कैंप में एक मेडिकल सेंटर कायम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि ख़राब और सख्त मौसम और खुराक व पानी की नामुनासिब सप्लाई भी अवाम में बीमारियों का बाइस
बन रही है। لسه وضعها كويس ولكن ينقصها الدعم، ينقصها اهم شيء تكون بعيد عن الضرب، عن الحرب، عن الطيران، عن الدمار. يعني هاي الناس طشت من الضرب، طشت من القسوه وطشت من كل شيء، لجأت للحدود حتى تكون بامان. والله حياتنا يعني تعيسه، يعني بالمخيم عجاجر ويعني وضع سيء بالحيل. يعني كيف يعني شلون بدي اشرح لك؟ يعني لا يعني اشتغل المي صعوبة نجيبها. يعني شلون يعني بدي اقول لك، يعني ميتنا صعبة، نقول مي صعبة وانا ما عندي غير هالطفلة هاي، بدي اروح اودعها عند جارتي تروح اجيب مية واجي. The challenges we have is, first of all, as you may see now, seasonal restrictions because of heavy rain, and sometimes because of security incidents, that getting access to many of the patients or the people we want to serve is not always possible. And in addition to IYCF nutrition, we also provide water and sanitation programs. And UNICEF actually had been providing drinking water supplies since day one, not interrupted, 500,000 liters. और इधर इराक में दाइश की जानिब से एक टेप सामने आया है जिसमें चीन को इंतबाह दाइश की जानिब से दिया गया है। वो यगोर मुसलमानों पर रवा रखे जाने वाले तशद्दुद को तर्क कर दे वरना चीन में खून की नदियां बहा दी जाएंगी, इस तरह की धमकी दी गई। टेप कहां से जारी किया गया इसका पता नहीं चल पाया है, ताहम ये कहा जा रहा है कि इसकी फिल्मबंदी इराक में की गई है। चीन ने भी इस टेप पर अपना कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। और जैसे जैसे इराक में दाइश को पसपाई हासिल हो रही है वैसे वैसे अवामी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शदीद लड़ाई के दरमियान इंसानी ढाल बनाए जाने के खौफ से लोग शहरों को खाली करने लगे हैं। इंसानी हुकूक की तंजीमों का इल्ज़ाम है कि फ़ौज और दहशतगर्दों के दरमियान लड़ाई के दौरान आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके बाइस लोग बड़े पैमाने पर नक़ल मकानी के लिए मजबूर हैं। और सऊदी अरब के शाह सलमान 6 एशियाई ममालिक के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने जकार्ता में ऐवान नुमाइंदगान के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी दुनिया के और आलम इस्लाम के लिए शदीद ख़तरा बन गई है। शाह सलमान ने पुरजोर अंदाज में कहा कि आलम इस्लाम में इत्तेहाद वक्त का तकाजा है और जब तक आलम इस्लाम में इत्तेहाद पैदा नहीं होता उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। शाह सलमान का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ख्याल रहे सऊदी अरब यमन की जंग में रास्त तौर पर शामिल है, जबकि इराक़ और शाम की तबाही में बिलवास्ता सऊदी अरब एक कुलीदी किरदार अदा करने वाला मुल्क समझा जाता है, जिसकी मईशत पिछले कुछ अरसे में बुरी तरह मुतासिर हुई है। بسم الله. الحضور الكرام، من التحديات التي تواجه أمتنا الإسلامية خاصة
والعالم بصفة عامة، وفي مقدمتها ظاهرة التطرف والإرهاب، اصطدام الثقافات، وعدم احترام سياسة الدول والتدخل في الشؤون الداخلية، تستدعي أن نقف صفا واحدا لمواجهة التحديات، وأن ننسق المواقف والجهود ما يخدم مصالحنا المشتركة والأمن والسلام الدوليين. وفي الختام أشيد بدور مجلس الموقر. नाज़रीन, हम आज बात करेंगे शाम की सूरत हाल और शाम में क़याम अमन के लिए जो मसाई जारी है, मुज़ाकरात जारी हैं, ये किस कदर कामयाब होते हैं और किस तरह से दाइश के दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर शाम से निकाला जाता है और फिर किस तरह के ख़दशात और अंदेशे बाकी रह जाते हैं शाम में इस तमाम तनाजुर के साथ साथ कि किस तरह से बागी और जो हुकूमती फ़ोर्सेस हैं या फिर हुकूमत है, इनके दरमियान किस बात पर इत्तेफाक होता है, कैसे जंगबंदी का जो मुआहदा है वो कामयाब रहता है और दाइश के जो दहशतगर्द हैं इनको किस तरह से शाम से निकाला जाएगा और इसके बाद भी किस तरह के ख़तरात शाम को, शामी अवाम को दहशतगर्दों से बने रहेंगे और फिर तामीर व तरक्की का मामला किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ ही हम इराक़ की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इराक़ी फ़ोर्सेस की जानिब से जारी हैं। पहला सवाल मैं शाम के हवाले से सजा साहब से करूँगा। सर साहब, जिस तरह से डी मस्तूरा ने इब्तिदा में कहा था कि कोई उम्मीद नहीं है इन मुज़ाकरात को लेकर, लेकिन अब उनका जो बयान आया है उन्होंने कहा है कि कुछ मुस्बत सिमत की तरफ जो है मुज़ाकरात जा रहे हैं और इसी तरह से अगर वो जारी रहते हैं तो कोई नतीजा खैस समरावर बात सामने आएगी। ये बिल्कुल देखिए, गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जनीवा में फिर से मुज़ाकरात का अहवा हुआ, अहिया हुआ शाम में। हाँ। और फिर इस सिलसिले में मेन मुज़ाकरात की मेज़ पे आने से पहले हिज़्ब इख्तिलाफ के लोग भी, शाम की हुकूमत भी और फिर जो है रूस भी और तुर्की भी, ये जितने मतलब एक सालिस भी हैं इसमें, मुसालिहतकार भी हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का अहम रोल है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि डी मस्तूरा जो मुबस्सिर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के शाम के लिए, वो शाम के बहरान के शुरू से ही इस मामले में जो है सरगर्म रहे हैं और इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे ये इजलास जनीवा में मुनक़िद किया गया है जो गुज़िश्ता 2-3 दिनों से जारी है। बहुत ही ज़्यादा सरगर्मियाँ यहाँ देखने में आ रही हैं और फिर डी मस्तूरा का बयान यकीनन जो उन्होंने कहा है कि कुछ मुस्बत इशारे मिले हैं, ये इस बात का पैगाम देता है कि जो अपोजिशन जमातें हैं, जो बहुत ज़्यादा जो है सख्त लबो लहजा था उनका और जिन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था कि बशार अल असद के बग़ैर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, बशार अल असद की इक़्तिदार में मौजूदगी की बुनियाद पे हम ये बातचीत नहीं कर सकते, ये बात कही गई थी। और एक तरीके से जो है इसको बुनियाद बनाने के बाद ऐसा मालूम हो रहा था कि मामला टल जाएगा और बातचीत के इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए, यकीनन मामला बहुत संगीन है। यकीनन जिस तरह के हालात हैं शाम में, आज भी हम ये कह सकते हैं कि शाम में हुकूमत का कोई वो निज़ाम नहीं है। जो बशर अल असद की हुकूमत है वो दमिश्क के एक हिस्से तक महदूद होकर रह गई है और शाम में ख़ास तौर पे जो मगरबी शाम के इलाके हैं, हमस हैं, हलब हैं और हामा हैं, ये जो बहुत बड़े इलाके हैं शाम के, जो तुर्की की सरहद तक जाते हैं, इन इलाकों में जिस तरह की अदम इस्तेहकाम है, जिस तरह की बेचैनी है, जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से यहाँ पे जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग हुई है और जिस तरीके से जो है रूस की मदद से शाम की फ़ौजों ने इस इलाके में कंट्रोल हासिल करने के लिए जिस नौइयत की कार्रवाइयाँ की हैं, उसके बाद तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जंग अभी ख़त्म नहीं होगी। देखिए 6 साल हो चुके हैं शाम की इस जंग को शुरू हुए, 6 साल हो चुके हैं और 6 साल में हमने सिर्फ़ और सिर्फ तबाही देखी, सिर्फ़ और सिर्फ मौत देखी, सिर्फ़ और सिर्फ एक खून हमने देखा, ये कह सकते हैं खून की नदियाँ बहते हमने देखी हैं। हर दिन हज़ारों लोग मरे हैं, चाहे वो शामी हुकूमत के फ़ौजियों के रहे हों या फिर आम लोगों के रहे हों या फिर उन लोगों के रहे हों जो बगावत पे आमादा थे, जिन्होंने हथियार उठा रखे थे।
और इस लड़ाई को हमने ये भी देखा कि इस लड़ाई में ये लड़ाई एक मौका ऐसा भी आया था कि ये लड़ाई एक बहुत ही खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई थी। ऐसा मालूम होने लगा था कि आलमी ताकतें अब इस लड़ाई में पूरी तरीके से मुलविस हो जाएंगी। बस ऐसा लग रहा था कि अभी जंग छिड़ी कि अभी जंग छिड़ी, इस तरह की सूरत हाल हो गई थी। आपको याद होगा कि जब रूस ने इस मामले में मुदाखलत की थी और रूस ने इन इलाकों में बमबारी की थी, तो उस वक्त जब रूस के लड़ाकू तैयारे तुर्की की सरहद से हो के गुजर रहे थे, ये ख़ास तौर पे ये जो इलाके हैं हम हल्ब और हामा और जो है हम्स के जो सूबे हैं शाम के, इनकी सरहदें तुर्की से मिलते हैं। महज 30-40 किलोमीटर के फासले पे तुर्की की सरहद लगती है हलब से, जो आज खंडर में तब्दील हो चुका है, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है शाम का। दमिश्क के बाद सबसे बड़ा शहर, तारीखी शहर, तिजारती मरकज़ और एक तहजीबी शहर कहा जाता रहा है हल्ब को, लेकिन आज ये शहर खंडर में बदला हुआ है। तो इस शहर पे जब कार्रवाइयाँ जारी थीं या इन इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी थीं और दाइश की सरगर्मियाँ अपने उरूज पे थी और दहशतगर्दी अपनी इंतहा को पहुँची हुई थी, तो उस वक्त तुर्की की रूस से एक माहौल बन गया था, तनाव भरा माहौल बन गया था। और तुर्की ने अमेरिका की ईमा पे, अमेरिका की शाये पे उसने रूस का एक जंगी तैयारा भी मार गिराया था। उसके बाद ऐसा महसूस होने लगा था कि अब ये जंग तवालत पकड़ जाएगी। रूस बहुत ज़्यादा बरहम हो गया था, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि बहुत तेज़ी से रूस ने जो है इस जंग पे काबू पाया। दाइश का जो है ताकत को कमज़ोर किया गया, बल्कि पूरी तरीके से तबाह किया गया। आज हम ये जो देख रहे हैं, जो शाम के सिपाही हैं या फिर ये जो बमबारी हो रही है या फिर ये जो पेशकदमियाँ हैं, किसी ज़माने में आज से 5 साल पहले तो इन इलाकों में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि फ़ौज इतनी आसानी से इन इलाकों में पहुंच पाएगी। बिल्कुल वो तो हाल थी, वो सूरत हाल थी। इतनी ताकतवर बन गई थी दाइश, और सब हैरत ज़दा थे कि 6 महीने के अंदर इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी तादाद में और इतने माहिर, इतने तरबियत याफ्ता और इतनी असली असलाह से लैस जंगजू यहाँ कैसे पहुँच गए हैं और कैसे इन्होंने इतने बड़े एरिए पे कंट्रोल कर लिया। आपको याद होगा कि शाम के 3 सूबों के अलावा हमस, हामा, पलमायरा और फिर जो है अभी हम देख रहे हैं कि अलबाब के इलाके में बमबारी हो रही है। और अलबाब का इलाका अब कहा यह जा रहा है कि इन इलाकों से सिमट के दाइश अलबाब के इलाके तक महदूद होकर रह गई है, और अलबाब से दाइश के खात्मे के लिए पूरी तरीके से तुर्की भी अब रूस की मदद कर रहा है। तो हमने देखा कि एक ज़माना वो भी था कि मंजर बदल रहा था, तीसरी जंग के हालात पैदा हो गए थे, उसके बाद फिर हालात बदले। रूस की मुदाखलत के बाद बशर उल असद की हुकूमत को इस्तेहकाम हासिल हुआ, खित्ते में गो के बहुत ज़्यादा जो है खून बहा है, बहुत ज़्यादा आम इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। आज हम देख रहे हैं कि 4 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग तो मुल्क से बाहर ही हैं। जो अभी हमने कुछ देर पहले आप ही ने जो है रिपोर्ट दिखाई थी कि इंतहाई नामसाइल हालात में कैंपों में जो है ज़िंदगी और मौत की कशमकश, हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के हालात, सख्त मौसम, इंतहाई सख्त मौसम में, इंतहाई ख़राब मौसम में, इंतहाई नामसाइल हालात में लोग जीने के लिए मजबूर हैं। ये सूरत हाल 2 करोड़ लोगों की है। 2 करोड़ लोग जो शाम में हैं वो भी अपने शहरों में पुरसुकून नहीं है। देखिए हल्ब खाली है पूरा शहर, एक बहुत बड़ा शहर, 80 लाख की आबादी का शहर, मामूली बात नहीं है। 80 लाख की आबादी वाला है शहर, आज पूरी तरीके से खाली है। हाँ, हल्ब के अलावा हम्स में भी हम देख रहे हैं कि अब फिर से वहाँ झड़प शुरू हो गई है। क्यों? इसलिए कि वहाँ भी दाइश का और बागियों का बहुत बड़ा कंट्रोल था हम्स में भी। और फिर उसके बाद हामा की बात तो अभी मंजर पे नहीं आ रही है। हामा को तो इब्तिदाई में जो है तबाह व ताराज कर दिया गया था, शदीद बमबारी के ज़रिए हामा को जो है खंडर में बदल दिया गया था। बहरहाल ये एक यकीनन हम कह सकते हैं कि नई सदी का एक सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे इंसानियत की बेहुरमती हुई है। देखिए पोप फ्रांसिस को भी ये बोलने पे मजबूर होना पड़ा था कि क्या इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। जब इंसान चाँद पे जा रहा है, इंसान तरक्की कर रहा है, इंसान ने दुनिया को एक हैरत अंगेज़ जो है तरक्की से दो चार कर दिया है,
बुलेट ट्रेनें बन रही हैं, किस तरीके से देखिए समंदरों में, समंदर की गहराइयों से लेके आसमान के वसतों तक इंसान ने रसाई हासिल कर ली है। उसके बावजूद इतनी बेबसी के आपस में हम लड़ते हैं और फिर जो है लाशें गिरा देते। देखिए ना मासूम बच्चों को छोड़ा गया, ना आम आवाम को छोड़ा गया। बहरहाल एक कत्ल गारतगरी की, कौन रेदे की एक ऐसी दास्तां यहाँ रकम की गई है कि शायद ही जिसका जो है तारीख में कभी ये मिसाल मिल सके। देखिए कहा जाता है कि 42 में बहुत खौफनाक जंग भी थी, लेकिन शायद वो जंग भी इतनी खौफनाक नहीं थी। कहा जाता है कि हिरोशिमा पे बम गिराया गया था, नागासाकी पे बम गिराया गया था, और नेपोलियन बोनापार्ट के दौर में भी और फिर हिटलर के दौर में भी यहूदियों का कत्लेआम हुआ था, लेकिन इतना बड़ा अलमिया तो शायद ही रहा हो इस दुनिया में आलम इस्लाम के लिए। जी बिल्कुल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़रासत साहब हैदराबाद से फ़ोन लाइन के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हैं। फ़रासत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़रासत साहब, आज हम शाम में जो अमन मुज़ाकरात के लिए जो एक मसाई जारी है, इस हवाले से बात कर रहे हैं और इराक़ के हालात पर भी हम का भी जायज़ा लेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, डी मस्तूरा ने इब्तिदा में मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कुछ ख़ास उम्मीद ज़ाहिर नहीं की थी, लेकिन अब उनके मौक़िफ़ में थोड़ी सी तब्दीली आई है और उनका कहना है कि जिस तरह से मुज़ाकरात एक सिमत जा रहे हैं, अगर इसी तरह से वो आगे बढ़ते हैं तो कुछ बेहतर नताइज मुज़ाकरात के निकल सकते हैं, ये उनका कहना है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मौजूदा कोशिशें बहुत खुशाइंद है और इसकी बुनियाद डाली गई थी आस्ताना में, जब ईरान, रूस और तुर्की ने बातचीत की थी, वहां से इसकी इब्तिदा हुई थी। और देखिए, आपको मालूम होगा कि आस्ताना बातचीत की वजह से जेनीवा बातचीत को मुलतवी किया गया था, यानी इसका सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था। और ये तमाम हालात बातचीत के इसलिए पैदा हुए हैं कि जंगों में एक फैसलाकुन नतीजा, यानी फैसलाकुन मोड़ ले लिया है जंगों ने। बहरहाल हर बहरान दुनिया का जो है, उसके लिए आखिरकार आपको बातचीत की मेज पर आना पड़ता है और इस हवाले से ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब भी मैं देख रहा हूँ कि कई मसाइल हैं। खास तौर पर देखिए, ट्रांजिशन की बात तो हुई है कि पॉलिटिकल ट्रांजिशन होना चाहिए और यकीनन होना चाहिए, एक आजादाना माहौल में इंतखाबात की कोशिश होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एजेंडे में अब भी इख्तिलाफ है। सीरिया की हुकूमत चाहती है कि दहशतगर्दी को एजेंडे में शामिल किया जाए और अपोजिशन के लोग इससे गुरेजा हैं। बहरहाल रशिया के दबाव में इतनी तो बात हुई है कि ट्रांजिशन की बात हो रही है और एक अबूरी निजाम के तहत वाकई इंतखाबात होते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो है, ये दहशतगर्दी का भी एक अहम एलिमेंट है और इस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, दहशतगर्दी को शिकस्त के नतीजे में ही, यानी जो नॉन स्टेट एक्टर्स के वायलेंस को हराने के नतीजे में ही ये बातचीत का माहौल पैदा हुआ है। और ये पूरे मामले में देखिए, यानी एक बड़े प्लेयर की हैसियत से अमेरिका, सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी यानी पीछे हट गए। देखिए, आप आस्ताना ले लीजिए, वहां पर उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है और इस मर्तबा भी कोई नुमाइंदगी नहीं, बल्कि जो फैसले कर रहा है वो रूस कर रहा है, यानी रूस की क़यादत में ईरान कर रहा है और कहीं तुर्की का भी रोल है। देखिए, बशार अल-असद रहे ना रहे ये मसला अहम नहीं है, सीरिया रहना चाहिए, सीरिया में अमन रहना चाहिए। और अभी जो तवज्जो होनी चाहिए ट्रांजिशन, यानी अबूरी हुकूमत वगैरह की, इन सब की तरजीह सीरिया के रिकंस्ट्रक्शन पर होना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ इमारतों, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं, बल्कि जहनों और दिलों का भी रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्योंकि 6 साल में बहुत कुछ तबाही हो चुकी है। और और सबसे बड़ी बात कि यानी दहशतगर्दी पर भी बात होनी चाहिए। तो अपोजिशन, खालिस सीरिया की अपोजिशन होनी चाहिए और इसमें यानी बैरूनी ममालिक के रोल नहीं होना चाहिए। बैरूनी ममालिक के असरात और उनके जो एक्टर्स रहे हैं, जो इस पूरे बहरान में जो है बैरूनी मुदाखलत का बहुत बड़ा उन्सर रहा, उससे पाक होनी चाहिए। और अगर कुछ ऐसा होता है तो यानी यकीनन यानी खुशी की बात होगी। बहरहाल एक शुरुआत तो हुई, अगरचे कई अंदेशे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे और हालात बेहतर होंगे और बातचीत के जरिए कोई मसला का हल जहाँ तक दाइश के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कुछ एलिमेंट्स या फिर कुछ ऐसे भी दस्ते मौजूद हैं जो छुपे हुए हैं, जो खुदकुश धमाके कर सकते हैं, मतलब ये अंदेशे जाहिर कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे तो इनका सफाया कर दिया गया है, लेकिन अब भी कुछ छुपे हुए हो सकते हैं, ये अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। तो ये किस तरह का चैलेंज हो सकता है?
देखिए यकीनन ये देखिए ये एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट की हैसियत से दाइश का अमलन सफाया हुआ है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं वो यानी मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए हैं और यकीनन ये गुरिल्ला वॉर की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है ये मामला। और जैसे कि आज की मीडिया की खबरों में अगर आपने देखा होगा तो ISIS चीफ का यानी शिकस्त का एतराफ आया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो नॉन अरब फाइटर्स थे उन लोगों से कहा है कि वो यानी अपने मुल्कों को वापस चले जाएं या फिर वो खुदकुश धमाके करें। और अगर आपने देखा होगा तो बड़ी बात है कि 72 हूरें उनका इंतजार कर रही हैं, इस तरह का भी उस बयान में विदाई खिताब कहा गया है उसे। यकीनन देखिए दाइश का चलचलाव है और देखिए मौसल भी लड़ाई फैसलाकुन मरहले में मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिनों में कुछ सूरत हाल में फैसलाकुन मोड़ आ सकता है। इसके बाद रखा के ताल्लुक से एक ऑपरेशन होगा और मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने में रखा पर भी उसका कब्जा खत्म होता है। और आज हमने देखा कि आज ही की खबर है कि पालमीरा से IS भाग खड़ी हुई है और जो है यानी अब बिल्कुल इक्का दुक्का मकामात उनके जेरे असर हैं, लेकिन वो जो एलिमेंट्स हैं वो बिखर गए हैं और जो है वो जरूर कुछ कार्रवाइयां कर सकते हैं। लेकिन देखिए इतराफ शिकस्त अबू बकर बगदादी का तो आया, लेकिन देखिए क्या हासिल हुआ है इस लड़ाई से अबू बकर बगदादी को, ISIS को, किसके मफादात की तकमील उन्होंने की है जाने अनजाने में उनकी यानी देखिए मुल्क तबाह हो गए हैं, रेफ्यूजी बहरान पैदा, दूसरी आलमी जंग के बाद का सबसे बड़ा रेफ्यूजी बहरान पैदा और इस बहरान के नतीजे में जो है कई ज़ैली बहरान पैदा होंगे, इसके असरात पूरी दुनिया में हो रहे हैं। क्या ये लोग आलयकार थे या इनकी कोई मुहिम जोई थी, ये भी एक अलग बहस है। लेकिन इसके नतीजे में मुसलमान तबाह हुए और मेरी बात मुकम्मल कर लीजिए कि इसका सबसे बड़ा फायदा इसराइल को हुआ है। और आपने देखा होगा कि ट्रंप इंतजामिया ने भी इशारा दिया है कि वो 2 रियासती हल इनको ऑप्शन के तौर पर नहीं देख रहे हैं। तो इसका तमाम यानी सूरत हाल में फायदा सबसे ज्यादा इसराइल को हुआ और फलस्तीनियों को बिलखुसूस और बिलुमूम मुसलमानों और अलम इस्लाम को इस बहरान का यानी नुकसान हुआ है, जिसके लिए ISIS बहुत बड़ी यानी वजह है। जी जी साहब, यहाँ पर यकीनन जो भी अमन के ख्वाहा हैं, जो भी शामियों के तहफ़्फ़ुज़ात की बात चाहते हैं, यकीनन उनके लिए एक मसरत की बात है कि चलो हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो ताकतें जो अब भी नहीं चाहती कि शाम में क़याम अमन हो, तो मतलब क्या उनकी एक मानो में एक बड़ी ताकत से ज़रूर शिकस्त हुई है, तो वो इस शिकस्त को क्या कबूल करने के लिए तैयार हैं या फिर इनकी ढकी छुपी जो कोशिशें होंगी वो जारी रहेंगी, जिनके चैलेंजेस से अब भी निपटना होगा शामी हुकूमत को या फिर जो यहाँ पर अमन चाहते हैं उनको? देखिए ये जो भी ताकतें थी जिनमें अमेरिका भी है, सऊदी अरब भी है, दुनिया के दूसरे ममालिक भी हैं, तुर्की भी है, लेकिन अमलन फैसला कुन शिकस्त इन्हें हुई है और फिर से उस तरह की सूरत हाल पैदा करना मैं समझता हूँ कि मुश्किल होगा। और दुनिया के हालात भी बदल गए हैं। देखिए ओबामा यानी अमेरिका में इतनी बड़ी तब्दीली आई है, ओबामा ने साफ इशारा दिया है कि वो यानी वो ये बैरूनी ममालिक की जंगों को एक लायबिलिटी समझ रहे हैं। वो मशरिक वसत तो दूर, उन्होंने नाटो के साथ भी अपने ताल्लुकात यानी खराब कर लिए हैं और कहा है कि नाटो के रुकन मुल्कों को चाहिए कि वो माली खर्चात वो भी बर्दाश्त करें। और यहाँ भी यही सूरत हाल है कि पहले अमेरिका की जो दिलचस्पी मशरिक वस्ता में रहती थी और अमेरिका मशरिक वस्ता में अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो खेल खेला करता था, शायद वो वैसी बात नहीं रहेगी। और मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर तो नहीं, छोटे पैमाने पर ये यानी ऐसी यानी कुछ यानी उकसाने वाली बातें या शय देने वाली हरकतें ऐसा हो सकती है, लेकिन यानी मंजिल यानी कुछ यानी अमन की मंजिल काफी दूर अब भी है, लेकिन बिल उमूम ऐसी ताकतों को वहां पर शिकस्त हुई है। और हमने देखा, इसका एक सबूत ये है कि आदिल अल जुबैर ने जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हैं, अचानक जो है यानी बगदाद का दौरा किया और उसमें उनकी जबान बदली हुई थी। वो ईरान के ताल्लुक से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी यानी बशार जाफरी के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस गालिबन हुई थी, उन्होंने ना ईरान के ताल्लुक से कुछ कहा और ना हर्षद शादी की तरफ से कुछ कहा। हालांकि माजी में वो बहुत कुछ उनके बारे में कहते रहे हैं, तो ये बॉडी लैंग्वेज में उनके लबो लहजे में वाज़ेह तब्दीली आई है। और बहरहाल यानी ये जो है ताकतें इस वक्त यानी बैकफुट पर हैं। जी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम देखते हैं कि अक्सर और बेशतर ममालिक में वही ताकतें जंग करवाती हैं, दहशतगर्दी के मामलात होते हैं और फिर उसके बाद वो मुल्क तबाह ताराज होता है, फिर उसके बाद उस पर पाबंदियाँ भी आयद की जाती हैं। इसी तरह का मामला यानी एक मनसूबा तय था कि शाम पर अगर जीत भी हो जाती है, अगर बशर अल असद को जो हटाने का मामला था वो उसमें नाकाम हो जाते हैं, उसके बावजूद फिर अब ये एक दूसरा मनसूबा तैयार था कि पाबंदी लगाई जाए, लेकिन इसमें भी नाकामी हुई है। हाँ देखिए, ये जिस तरह से रूस और चीन ने जो है अपना एक वेटो पावर
जी का जो इस्तेमाल किया। जी देखिए, बात ये है कि आपको याद होगा कि जब शाम में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, दाइश ने एक बहुत बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था और बशर अल असद की फ़ौज की कार्रवाइयाँ बहुत तेज़ी से जारी थीं। ख़ास तौर पे हमस के इलाके की मैं बात करूँगा। हमस जो एक शहर है और जो सूबा है, उस सूबे में बहुत ज़्यादा जो है सख्त कार्रवाइयाँ हो रही थी, बैरल बम गिराए जा रहे थे। तो उस वक्त सलामती कौंसिल में कार्रवाई के लिए, फौजी कार्रवाई के लिए, हमले के लिए बाज़ाब्ता जो है एक करारदाद अमेरिका ने पेश की थी। उस वक्त भी रूस ने उसे वीटो किया था। अगर उस वक्त रूस ने वीटो नहीं किया होता तो शायद आज शाम में बशर अल असद की हुकूमत ही नहीं होती। हमले का पूरा मंसूबा तैयार कर लिया था अमेरिका ने, लेकिन महज रूस के वीटो करने की वजह से वो हमला हो नहीं पाया। तो हम ये देख रहे हैं कि शुरू से ही रूस इस सारे मामले में बहुत सख्ती से, बहुत जोश के साथ और बहुत ही जो है जहाँ तक मेरा ख्याल है इसको सूझबूझ भी हम कहेंगे, आने वाले कल को देखते हुए रूस ने बहुत साथ दिया है शाम का और मुसलसल साथ देता रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि चीन भी इसमें शामिल हो गया है। अभी देखिए, ऐसा मालूम होता है कि एक नया रुख देने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए, अभी एक टेप आता है, अब सारी दुनिया जान रही है कि कदम उखड़ रहे हैं दाइश के, दाइश खात्मे के करीब है, उसको शाम से तो खुदेड़ दिया गया है पूरी तरीके से। इराक में भी जो उनका अहम मरकज़ था मौसल में भी बहुत बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ जारी हैं, पेशकदमी जारी है और ख़ुद इराकी फोर्सेस ने ये कह दिया है कि बहुत जल्द हम दाइश का मुकम्मल सफाया कर देंगे इराक से। तो ऐसी सूरत में जबकि ये जो तंजीम है ये खात्मे की कगार पे है, बिल्कुल ऐसी पोजीशन में अचानक एक टेप आता है, बिल्कुल, जिसमें चीन को धमकी दी जाती है कि चीन में खून की नदियां बहा दी जाएंगी। एगोर मुसलमानों का हवाला दिया जाता है, जो एगोर नस्ल के जो मुसलमान हैं चीन के, जिनके बारे में कहा, जो सेंक्यांग सूबे से जिनका ताल्लुक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका नस्ली एतबार से ये तुर्की से करीब है और ये इनके खिलाफ चीन हमेशा कार्रवाइयाँ करता है। ये एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन एगोर मुसलमानों के हवाले से बाज़ाब्ता एक टेप जारी किया गया जिसमें धमकी दी गई चीन को कि खून की नदियां बहा दी जाएंगी। तो ऐसा मालूम होता है कि अब अमेरिका को ये लगने लगा है कि इस जंग को हम यहाँ नहीं जीत सकते, शाम में और इराक में इस जंग को नहीं जीत सकते। अब इस जंग का रुख मोड़ना होगा या फिर एक नई जो है एक नया मसला पैदा करना होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शाम में तो हालात अमन की तरफ गामजन है और डी मिस्तरा ने भी जो कहा और रूस की जो हिकमत अमली है, उस हिकमत अमली के बाद ऐसा मालूम होता है कि वहाँ बाज़ाब्ता एक सियासी हल निकल आएगा शाम में। सूरत हाल तो यही कह रही है। तो जब यहाँ एक मानों में हम इसे ये कह सकते हैं कि यहाँ जो ताकतें थी, चाहे आप इसे अमेरिका का नाम दीजिए, चाहे इसराइल का नाम दीजिए, चाहे सऊदी अरब का नाम दीजिए, चाहे किसी और का नाम दीजिए, तो ये जो ताकतें थी जो इस खित्ते में एक बहुत तवील जंग छेड़ने के मंसूबे बना रही थी या फिर इस खित्ते को एक बहुत बड़े बहरान से दो चार करने के मंसूबे बना रही थी, उन्हें यहाँ नाकामी हुई है, जिसकी वजह से वो एक नया मतलब एक नए मंसूबे को फिर से जो है तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल एक अफसोसनाक पहलू ये है कि इस खित्ते में तबाही आई है, लेकिन दूसरा अफसोसनाक पहलू ये है कि जो हार गए हैं वो हार मानने को तैयार नहीं हैं, वो फिर से एक नया बखेड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और अब के चीन को भी इसमें मुलव्वस करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा महसूस। फिराज़त साहब, आप इराक़ के हवाले से क्या कहेंगे? इराक़ में यकीनन जिस तरह से आदिल अल जुबैर ने भी दौरा किया, अभी आपने भी जिक्र किया, तो मतलब इराक़ में भी दाइश के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं और दाइश का तकरीबन सफाया हो रहा है। तो अब इराक़ के हालात क्या कुछ बेहतर होंगे? किस तरफ इराक़ के हालात जाते हुए आप देख रहे हैं?
देखिए यानी यकीनन इराक में, सीरिया की तरह इराक में भी दाइश के खिलाफ फैसलाकुन यानी ऑपरेशन जारी है। मैं समझता हूँ कि सीरिया के मुकाबले में इराक का मामला उतना पेचीदा नहीं है। और यानी इराक यानी देखिए कि अभी मौसल में कुछ दिनों के बाद यानी फैसलाकुन नतीजा निकल आएगा और उसके बाद इक्का दुक्का पॉकेट्स ऐसे रह जाएंगे इराक में जहाँ पर दाइश का कंट्रोल हो। लेकिन ये मसला खत्म नहीं होगा क्योंकि देखिए ये जो गोरिल्ला टाइप के हैं, देखिए आपने देखा हालिया अरसे में भी बगदाद में खासतौर पर कई बम धमाके हुए हैं और इराक में इंटरनली भी पॉलिटिकल इक्वेशंस काफी बिगड़े हुए हैं। असदर का मामला है और दूसरे भी सियासतदान हैं जिनकी एक दूसरे से यानी नहीं बनती। लेकिन फिर भी ये जो मौसल की कामयाबी इराक की मजमूई तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और ये हशद शाबी फोर्स की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी जिसने इराक के मुख्तलिफ मकामात पर IS को शिकस्त देने में अहम रोल अदा किया है। और यानी बहरहाल इराक में एक बहुत बड़ा प्लेयर मैं समझता हूँ कि यानी ईरान होगा। और लेकिन मुखालिफिन की जो कोशिशें रही हैं, जो द अदर साइड ऑफ द पीपल है, वो लोग यकीनन नहीं चाहेंगे कि इतनी जल्दी अमन कायम हो। तो यानी ऐसा नहीं कि बिल्कुल दाइश के मौसल में शिकस्त के बाद भी बिल्कुल हालात पुरअमन हो जाएंगे, ऐसी बातें तो होती नजर नहीं आ रही। जी, जहाँ तक सऊदी अरब का जो एक झुकाव हुआ है या फिर इराक का जो दौरा किया है आदिल अल जुबैर ने, और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शाह सलमान एशिया के 6 ममालिक के तरफ जो है दौरे पर हैं, तो ये जो एक तब्दीली रोनुमा हुई है, इस तब्दीली को आप खित्ते की सूरत हाल से किस तरह से जोड़ते हैं? क्या देख रहे हैं आप? क्या पस मंजरात हो सकते हैं? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए हालिया अरसे में सऊदी अरब की तमाम पॉलिसियां गलत साबित हुई है, उन्हें नाकामी उठानी पड़ी है। चाहे आप 34 ममालिक का इत्तेहाद ले लें, आप ये बताएं मुझे कि इस इत्तेहाद ने क्या कारनामा अंजाम दे दिया है। ये मैं समझता हूँ कि कागजी कार्रवाई से ये इत्तेहाद आगे नहीं बढ़ा है। देखिए शाम में उन्हें शिकस्त हुई है, इराक में उनके यानी उनके जो मकासद थे वो हासिल नहीं हुए, और यमन भी जो है कि 2 साल होने को आने हैं, शायद मार्च में 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और कोई फैसला कौन सूरत हाल सामने नहीं आई है। लेकिन आप माने या ना माने, ये हकीकत है कि अमेरिका को, सऊदी अरब को और उसके इत्तेहादियों को मशरक़ वस्ता बिलखुसूस सीरिया में और इराक में शिकस्त हुई है। और देखिए अब जो बयान आया है, जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आदिल अल जुबैर की, देखिए ये दौरा आप देखिए 2-3 महीने पहले चले जाए, जब जो है ये फैसला को नतीजे जंगों के नहीं आए थे, तब तो जो है इराक और सऊदी अरब में बड़ा तल्ख माहौल था। एक तरफ इल्जाम लगाया था कि सऊदी अरब ने इल्जाम लगाया था कि हशद शाबी सऊदी अरब में यानी इराक में सऊदी अरब के सफीर को हलाक करने की कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है। फिर इराक के वजीर आजम हैदर अल अब्बादी ने सऊदी अरब पर इल्जाम लगाया था, कुछ और कहा था कि वो मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। बहरहाल ऐसे तल्ख माहौल में ये दौरा हुआ है। लेकिन जो आदिल अल जुबैर ने, देखिए सिफारती जबान में ही बात हुई है कि जो है दाइश के खिलाफ कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई है और सफीर और सिफारत खाने के बारे में बात हुई है। लेकिन बदले हुए हालात में जो आदिल अल जुबैर काफी ज्यादा बोलते थे ईरान के खिलाफ, हशद शाबी के खिलाफ, उन्होंने एक लफ्ज ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं की। मैं समझता हूं कि उनका जो दौरा रहा वो ये बदले हुए हालात में सऊदी अरब के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए थे। बिलखुसूस हो सकता है कि उन्होंने जो नॉन स्टेट एक्टर सऊदी अरब के लिए काम करते रहे हैं, उनकी रिहाई, या जो कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए बात की हो, या उनके सेफ पैसेज के लिए बात की हो। और हो सकता है कि उन्होंने ईरान के इराक में असरात को कम करने पर तवज्जो दी हो, उन्होंने अरब अजम का मसला छेड़ा हो। देखिए तारीख गवाह है कि ये, आप देखिए इस्लाम के दौर से पहले के दौर में भी चले जाएं तो जो इराक का इलाका है वो अरब और जो पर्शियन एम्पायर था उसके दरमियान कश्मकश की एक बहुत यानी उस कश्मकश में बहुत अहम मकाम रखता था। इस हवाले से ये काफी अहम खत्ता है। और मुझे याद आ रहा है कि जॉर्डन के जो शाह अब्दुल्ला है, उन्होंने जो सऊदी अरब के इत्तेहादी भी हैं, उन्होंने जो खित्ते के हालात में हालिया अरसे में कहा था कि ईरान जो है, यानी उन्होंने शाम और इराक और लीबिया, लबनान के हवाले से कहा था कि एक शिया क्रीसेंट बन रहा है, इसके खिलाफ उन्होंने खबरदार किया था। लेकिन यमन में जो हालात पैदा हुए और यमन में जो भी हालात पैदा हुए हैं, अलहूथियों का मामला, इसके बाद ये मैं देख रहा हूँ कि ये यानी एक क्रीसेंट या हिलाल नहीं बल्कि एक मुकम्मल चांद होता नजर आ रहा है। और इसके लिए यानी ईरान से ज्यादा सऊदी अरब की गलतियां जिम्मेदार है और उसकी पॉलिसियां ऐसी रही हैं कि ये सूरत हाल पैदा हुई है।
जी सर साहब, यहाँ पर एक नई तब्दीली हम ये भी देख रहे हैं कि आदिल अल जुबैर के दौरे के बाद अमेरिका की जानिब से जो 7 ममालिक पर जिनके शहरियों की आमद पर पाबंदियाँ थी वगैरह वगैरह, तो इस हवाले से नरमी ये सामने आई है कि इराक़ को उस फहरिस्त में निकालने की बात सामने आई है। तो इसको आप किस तरह से देखेंगे, क्या कहेंगे? आदिल अल जुबैर का दौरा होता है और उसी दौरान इराक़ पर भी थोड़ी सी नरमी की बात सामने। देखिए, आदिल अल जुबैर के दौरे से पहले अमेरिका के वज़ीर दिफा भी इराक़ आए थे। उन्होंने भी वहाँ पे तो इराक़ को लेकर कुछ अहम सरगर्मी चल रही है, चाहे सऊदी अरब हो चाहे अमरीकी यकीनन देखिए, आप जिस तरीके से मोसल में कार्रवाइयाँ हो रही हैं और जिस तरीके से दाइश के खात्मे की कोशिश की जा रही है, इससे तो यही लग रहा है कि फ़िलहाल अमेरिका इराक़ को साथ लेकर इस खित्ते में जिस तरह का जो है जाल बुना गया है या जिस तरीके से उसके हाथ फंसे हुए हैं इस खित्ते में, अपने हाथ निकालने के लिए ऐसा मालूम होता है कि वो इराक़ के साथ ताल्लुकात को बेहतर, बिल्कुल इराक़ को एतमाद में, बिल्कुल इराक़ को एतमाद में लेने की कोशिश की जा रही है। यही हम कह सकते हैं कि देखिए, जब सिचुएशन बदलती है तो फिर जो है हालात भी बदलते हैं और दोस्तियां भी जो है नई नई दोस्तियां सामने आती हैं। या अब इराक़ की पोजीशन ये है कि अमेरिका उस पर पाबंदी लगाए या फिर उससे दोस्ती करे, उसको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका को इसका बहुत फ़र्क पड़ सकता है अगर वो फ़िलहाल इस इलाके में, इस खित्ते में इराक़ से दोस्ती कर ले, क्योंकि शाम से तो अमेरिका की दोस्ती होने वाली है नहीं। फ़िलहाल सऊदी अरब की अपने मसाइल हैं, अपने जो है हालात हैं। अब तो माशी तौर पे भी बहुत ज़्यादा सऊदी अरब कमज़ोर हो गया है और जिस तरीके से शाह सलमान बिल्कुल एक लाओ लश्कर लेके वो जो दौरे पे निकले हैं, इससे तो ऐसा मालूम होता है कि सऊदी अरब अब अपना सारा फोकस गैर मुल्की सरमायाकारी पे करना चाहता है। और उसने कहा ये भी कहा जा रहा है कि 45 साल बाद सऊदी फरमान रवा जो है इस खित्ते में आए हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया भी इंडोनेशिया में हैं। तो आरामको जो सऊदी सरकारी कंपनी है, आरामको के 5% से ज़्यादा स्टेक भी इन इलाकों में जो है सरमायाकारी के लिए जारी करने का प्रोग्राम है। मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पे पैसा चाहता है सऊदी अरब। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है यमन में कार्रवाइयों के बाद, और फिर खित्ते के हालात के बाद हम कह सकते हैं कि खित्ते के हालात के बाद तेल पे जो इन्हिसार था वो अब धीरे धीरे सऊदी अरब को खुद इस बात का एहसास हो रहा है कि तेल पे इन्हिसार को तर्क करना होगा या फिर कम करना होगा और दीगर ज़राए आमदनी के देखने होंगे, वरना ये जो ठाट बाट है शाहों के, वो ठाट बाट आगे चलने वाले नहीं हैं। फिर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह शाह सलमान की हम बात कर रहे हैं, जकार्ता में उन्होंने जो बयान दिया है, यकीनन जो मुखालिफिन हैं आले सऊद के तो वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करते हैं, लेकिन माशाल्लाह किस तरह का उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज़ोर देकर कहा है कि आलम इस्लाम का इत्तेहाद आज वक्त का तकाजा है, ज़रूरी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, यकीनन अगर ये बयान है और नेक नियती से दिया गया है तो लायक खैर मकदम है। देखिए, हमारे आज जितने भी मसाइल हैं वो हमारे आपसी अख्तिलाफात का नतीजा है। अगर ये बात यानी सही मानों में होती है, सिर्फ बयान नहीं, अगर अमली शक्ल भी अख्तियार करती है, तो इससे यानी दुनिया भर के जो मुस्लिम ममालिक हैं और जो मुसलमान हैं उनके मसाइल हल हो सकते हैं। और इसी यानी जो नफरत के नतीजे में जो यानी इख्तिलाफात और जो बहरान पैदा हुए हैं, जो खूरेजी पैदा हुई है, जिसमें लाखों करोड़ों लोग मुतासिर हुए हैं, इनके दुखों का कुछ हद तक मदावा हो सकता है। और आइंदा जैसे बहरानों के तदारुक के हालात पैदा हो सकते हैं। यकीनन इत्तेहाद होना चाहिए और इत्तेहाद का एक अहम एलिमेंट मैं समझता हूँ कि मसला फ़लस्तीन है और क़िबला अव्वल है। और देखिए, इस्राइल क्या कर रहा है, ये सारी दुनिया की कोशिशों में अब तो यानी धड़ल्ले से बात हो रही है कि यरूशलेम में अमेरिका का सफारत खाना बनाया जाए और 2 रियासती हल के इम्कान को ही नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। और फ़लस्तीनी इलाकों की ज़मीनें जो फ़लस्तीनियों की रोज बरोज छीनती जा रहे हैं, वो फैलता जा रहा है। इन हालात में यानी इसराइल के मसले, फ़लस्तीन के मसले का पर बहुत इसका मुस्बत असर पड़ सकता है बिलखुसूस। और
लायक खैर मकदम में होना चाहिए इत्तेहाद तो, और हर गोशे से हर छोटी कोशिश, चाहे शाह सलमान की तरफ से हो या किसी और की तरफ से हो, या काश इसी के साथ ये लायक खैर मकदम है और बहुत खुशी की बात है अगर एक छोटी सी अदना सी कोशिश भी होती है। जी बिल्कुल, बयानात तो हुए हैं, क्या इस बयान के साथ और अगर इजाफा होता कि भाई चलो हौसी भी भाई है हमारे और हम जो है सारे जो कुछ अब तक हुआ है वो ख़त्म किया जाए और बशर अल असद के हवाले से, तो क्या ये अमली इक़दाम होता कि सब कुछ दरगुजर कर दिया गया और अब जो है एक नई तारीख रकम करेंगे? क्या इसकी उम्मीद आज न सही कल की जा सकती है? देखिए, अभी तो जिस तरह के हालात हैं, जैसा कि मैंने कहा कि सऊदी अरब का फ़िलहाल जो फोकस है, मतलब वाक़अतन अमली ख़त्म तो वो होता। देखिए, सऊदी अरब ने ये कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जी आलम इस्लाम में इत्तेहाद की ज़रूरत है। तो यहाँ बुनियादी मसला वही दहशतगर्दी कहा गया है। अब किसको दहशतगर्द मान रहे हैं, कौन किसको दहशतगर्द मान रहे हैं, ये भी एक बड़ा मसला है, ये भी एक बहुत पेचीदा मसला है। हौसी क्या है, हमास क्या है, हिज़्बुल्लाह क्या है, और ये जो हल्ब में जो जंग कर रहे हैं वो लोग कौन है, दाइश क्या है, तालिबान क्या है, ये एक बहुत तवील जो है फहरिस्त है ग्रुपों की, मुख्तलिफ ग्रुपों की। इसमें से कौन सा ग्रुप दहशतगर्द है, कौन सा जिहाद कर रहा है, कौन सा किसके खिलाफ लड़ा है, ये सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पर इत्तेहाद की बात तो बिल्कुल यही बात है कि देखिए, आप एक ऐवान नुमाइंदगान से खिताब किया और इत्तेहाद का जो है एक ऐलान करके चले गए, इससे इत्तेहाद होने वाला नहीं है। यकीनन आज इत्तेहाद की ज़रूरत है। देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक आलम इस्लाम के ताकतवर मुल्क कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। आप मिस्र के देखिए, उसकी एक तारीख थी, उसकी सियासी तारीख थी एक, उसका खात्मा हो गया, लीबिया का खात्मा हो गया, इराक़ का खात्मा हो गया, खुद यमन के हालात जो है बहुत ही अबतर हैं, वहाँ भी सियासी खात्मा हो गया, शाम में भी जो है अदम इस्तेहकाम की बदतरीन सूरत हाल है। तो एक एक करके इस खित्ते में सारे मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं, सारे मुल्कों का सियासी इस्तेहकाम ख़त्म हो गया है। ऐसे में यकीनन यहाँ एक बहुत बड़े इत्तेहाद की ज़रूरत है, लेकिन ये सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी इत्तेहाद होना चाहिए और उन मुल्कों के ख़िलाफ़ भी इत्तेहाद होना चाहिए जो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं अपने मकासद के लिए। जी यकीन। प्रोफेसर साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, 1 मिनट में जवाब चाहूँगा कि अब आप शाम की तामीर नौ के लिए किस तरह से, मतलब अनकरीब कोई ऐसा समझा जा सकता है कि कुछ काम शुरू हो, मुज़ाकरात अगर वाक़अतन बेहतर होते हैं और मुस्बत साबित होते हैं तो तामीर नौ के लिए कुछ इक़दामात होंगे? अवाम जो है अब भी पनागुज़ी बने हुए हैं, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं और बेघर बेवतन हैं। देखिए, जो शाम का बहरान रहा है, मैं समझता हूँ कि यानी इस सदी का, यानी दूसरी आलमी जंग के बाद का सबसे बड़ा सानिया है। कंपैरिजन अभी यानी बहस के हिस्से में सज्जाद साहब जिक्र कर रहे थे कि ये जो है दूसरी आलमी जंग और पहली आलमी जंग से बड़ा सानिया है। अगर तारीख के एतबार से देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा यानी उसकी शिद्दत थी, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सानिया है और कम से कम हमारी सदी में हमने जो देखा है उसका तो आलम इस्लाम के लिए तो लेकिन यकीनन यानी अभी मंजिल बहुत दूर है तामीर नौ, पूरी तरह से तामीर नौ। अभी बहुत सारे यानी मराहिल बाकी है। मैं समझता हूँ कि देखिए, ये बातचीत है, बातचीत में भी कई रुकावटें हैं और अभी जंग पूरी तरह से खत्म होना बाकी है, ये बात का मरहल। लेकिन यकीनन ये यानी दुनिया की, पूरी दुनिया की तरजीह होनी चाहिए कि सीरिया का रिकंस्ट्रक्शन हो, वहाँ के लोगों को फिर से वहाँ पर बसाया जाए, उनमें डरो खौफ खत्म किया जाए। और मैं समझता हूँ कि आज सीरिया में और पूरी आलम इस्लाम में, मुस्लिम दुनिया में और पूरी दुनिया में, और जिसमें हम खुद हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी शामिल है, सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो रवादारी की जरूरत है। हमारे माशरों में रवादारी पैदा करनी चाहिए और यानी अगर हम रवादार हों और सीरिया के लोग भी रवादार हों और दुनिया रवादारी को अपनाए तो मैं समझता हूँ कि रिकंस्ट्रक्शन के जो काम हैं उसमें काफी हद तक मदद मिल सकती है। और जो बातचीत हो रही है, जेनीवा ले लें आप या आस्ताना ले लें, कहीं और ले लें, बातचीत में अगर थोड़ी लचक पैदा हो, रवादारी पैदा हो तो बहुत दूररस असरात इसके पड़ सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फरासत साहब। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन नाज़रीन, शाम के मुज़ाकरात एक मुस्बत सिम की तरफ जा रहे हैं और ये तमन्ना की जा सकती है और ये उम्मीद की जा सकती है
कि यकीनन ये मुज़ाकरात आगे भी बेहतर सिमत की तरफ जाएंगे और क़याम अमन की जो कोशिशें की जा रही है वो वाकई दायमी साबित होंगी। इसी तरह जिस तरह से इत्तेहाद की बात की जा रही है, जो कुछ तबाहियाँ हो गई हैं इसको बालाए ताक रखते हुए अब कम से कम आगे के लिए कम से कम जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करने के लिए अगर बयानबाजियों से हटकर वाकई अमली इक़दामात होते हैं तो यकीनन ये सारे आलम इस्लाम के लिए और इंसानियत के लिए एक बेहतर बात होगी और जो कुछ तबाहियाँ हुई हैं इसका सद्भाव होगा या फिर इसको मज़ीद बढ़ने से रोका जा सकेगा। इसी के साथ हमारा खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।